Hello students, today in this lecture we will discuss the chapter permutation and combination। तो बेटा देखो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन एग्जैक्ट क्या है। देखो इसका मतलब है काउंटिंग, ठीक है। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का मतलब यह है कि काउंटिंग करनी है आपको, ठीक है ना। एक ऐसी काउंटिंग जो हजारों में, करोड़ों में, लाखों में चली जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 तो ऐसे तो काउंट होगा नहीं इतना आसान। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं, हम मेथड्स यूज करेंगे जिसमें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज हैं किसी कार्य को करने के, वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एग्जैक्ट जो मतलब है इसका परम्यूटेशन कम्बिनेशन का, वो एग्जैक्ट काउंटिंग ही है, ठीक है। परम्यूटेशन का और कम्बिनेशन का वैसे मतलब देखें तो बेटा परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट, और जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। परम्यूटेशन में चीज़ों को अरेंज करते हैं हम, थिंग्स को हम अरेंज करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा ये इस प्लेस पे आ गया तो ये इस प्लेस पे भी जाएगा, दूसरे पे भी जाएगा, तीसरे पे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन में ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता। सिलेक्शन में केवल सिलेक्शन करना है, जैसे 3 में से 2 को उठाना है, ठीक है ना। कितने तरीके हैं हमारे पास उठाने के, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट ऑर्डर यहाँ पर हम अगर काम करेंगे तो वो सिलेक्शन माना जाएगा, फिर वो अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 3 लेटर हैं A B C, ठीक है ना। अब मैं जो ना क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ में 3 में से मुझे 2 लेटर लेने हैं। 2 लेटर लेके एक तो अरेंज करना है, एक सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। 2 लेटर लेकर के इनमें से 3 में से मेरे पास 3 लेटर्स अवेलेबल हैं, उनमें से मुझे 2 लेने हैं और 2 लेकर के एक तो मुझे अरेंज करना है और एक सिलेक्शन करना है। तो देखो डिफरेंस देखिए पहले क्या होता है, क्या डिफरेंस होगा कि अगर मैं इसमें से 2 लेटर लेता हूं और उनको अरेंज करना है तो ठीक है, मान लो कि मैं ए बी ले सकता हूं, ठीक है ना, बी सी ले सकता हूं, सी ए ले सकता हूं। लेकिन उसके बाद इसको अरेंज भी करना है। जैसे मान लो कि ए फर्स्ट प्लेस पे आ गया, बी सेकंड प्लेस पे आ गया, तो ऐसा भी आएगा इसमें कि बी फर्स्ट पे आएगा और ए सेकंड पे भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी, देखो फर्स्ट प्लेस पे ए है, बी सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन रखना है आपको। ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बी भी फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो ए सेकंड प्लेस पे भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 अरेंजमेंट हो गए, ठीक है ना। ए बी और बी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये हो गया इसका अरेंजमेंट। बी सी है तो सी बी भी आएगा, ठीक है ना। सी ए है तो ए सी भी आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि देयर आर 6 अरेंजमेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम फ्रॉम 3 गिवन लेटर्स, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास 3 गिवन लेटर हैं, उनमें से आपको 2 लेने हैं और 2 को लेकर के आपको क्या करना है, अरेंज करना है उनको। तो अरेंजमेंट कितने होंगे, 6 अरेंजमेंट्स होंगे। ए बी, बी सी, सी ए, बी ए, सी बी, ए सी, ठीक है ना। ए बी आया तो फिर बी ए भी आएगा, बी सी आया तो सी बी भी आएगा, सी ए आया तो फिर ए सी भी आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इनमें से 2 लेकर के सिलेक्शन करता हूं तो देखो सिलेक्शन हमारे पास कितने बनेंगे, ए बी ले लिया, ठीक है, तो फिर बी ए लेना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बी को आगे रखना और ए को बाद में रखना कोई जरूरी यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब ए बी और बी ए यहाँ पर एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पर अरेंज थोड़ी करना है, केवल 2 को उठा रहे हैं हम। ए बी उठा लें या बी ए उठा लें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ए बी ले लिया, बी सी ले लिया और सी ए ले लिया, ठीक है। तो देयर आर 3 सिलेक्शन यार, यहाँ पर केवल 3 सिलेक्शन हुए और यहाँ पर 6 अरेंजमेंट हुए। लेने कितने हैं, 2 ही ले रहे हैं, ठीक है ना। 3 में से 2 ही ले रहे हैं, यहाँ भी 2 ही ले रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 को लेकर के क्या किया हमने, सिलेक्शन किया। यहाँ पर 2 को लेकर के क्या किया, अरेंज किया, ठीक है ना। ए बी है तो बी ए भी होगा, बी सी है तो सी बी भी होगा, तो वो क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है हमारे पास S1 S2 S3 3 को अरेंज करना है,
तीनों को अरेंज करना है। 3 स्टूडेंट हैं, S1 S2 S3, और तीनों को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है तो क्या करना होगा, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, तो ऐसा भी होगा कि ये सेकंड थर्ड पर चला जाएगा, ये सेकंड पे आएगा S3 S2, ठीक है ना, या फिर S2 S1 S3, या S2 S3 S1, या S3 S1 S2, या फिर S3 S2 S1। देखो ये क्या हो गए मेरे पास, 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए मेरे पास, 6 तरीके हो गए, 6 वेज हैं। देखो S1 पहले स्थान पे है, दूसरे पे S2 है, तीसरे पे S3। ऐसा भी तो हो सकता है कि S1 पहले पे आ जाए, S2 तीसरे पे चला जाए, S3 दूसरे पे आ जाए, या S2 पहले पे आ जाए, S1 दूसरे पे आ जाए, S3 इस पे आ जाए, S2 पहले पे आ जाए, S3 सेकंड पे, S1 थर्ड पे आ जाए। तो ये क्या है, मैंने क्या किया, अरेंज किया, मतलब एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं छोड़ी कि ये यहाँ नहीं आ पाया, ठीक है, ये इस पोजीशन पर नहीं जा पाया, तो इनको कहते हैं हम अरेंजमेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये अरेंजमेंट है, और ये हो गया हमारे पास सिलेक्शन, ठीक है ना। 3 में से 2 लेने हैं, 2 टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पर कितने बने, 6 अरेंजमेंट्स, और यहाँ पर कितने बने, 3 सिलेक्शन। 3 में से 2 उठाने, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट 6 होंगे, और यहाँ पर 3 होंगे सिलेक्शन, ठीक है बेटा। अब देखिए अब क्या करने, अगर मान लीजिए कि 3 में से तीनों को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर 3 हमारे पास ये लेटर्स हैं, 3 में से मुझे तीनों को एक साथ लेना है। और जब तीनों को एक साथ लेना है तो देखो अरेंजमेंट कितने होंगे, अरेंजमेंट कितने होंगे और सिलेक्शन कितने होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए अरेंजमेंट कितने होंगे, ABC को ABC ही ले रहे हैं, मतलब तीनों को लेना है, ABC हमारे पास अवेलेबल हैं और तीनों को उठाना है, तीनों को उठाना है, फिर उनको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है तो जैसा कि अभी आपको बताया था, S1 S2 S3 को कितने तरीके से अरेंज किया था, 6 वेज से, तो यहाँ भी 6 वेज से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। कैसा, ABC ACB BAC BCA, ठीक है, CAB और CBA, देयर आर 6 अरेंजमेंट्स। 3 में से तीनों को लेना है और अरेंज कर दिया, ठीक है ना, सबका प्लेस। कोई ये ना कह पाए कि मैं फर्स्ट पे आ गया तो मैं सेकंड पे क्यों नहीं जा पाया, मैं थर्ड पे भी जाता, तो सारे मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन में क्या हो रहा है, तीनों को उठाना है, केवल सेलेक्ट करना है। कितना हो गया, ABC, केवल एक ही सिलेक्शन बनेगा, उठाने ना तीनों, अरेंज थोड़ी करना है इनको। अब चाहे ABC कर दूं मैं, या फिर BCA कर दूं, या CAB कर दूं, बात एक ही है, ठीक है ना। ABC BCA CAB ACB सब कुछ एक ही बात है, मतलब यहाँ पर अरेंज नहीं करना, तीनों को उठाना है, तो एक ही तरीका है मेरे पास सिलेक्शन करने का, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का दोनों का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना सबसे पहला नियम है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। काउंटिंग तो करनी है, इस चैप्टर में क्या करना है आपको, काउंटिंग ही करनी है, लेकिन कैसे काउंटिंग करनी है वो आप यहाँ पर देखिए कि कैसे काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है बेटा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 3 4 कितने भी, ठीक है ना, हमारे पास इवेंट्स हैं या कोई वर्क है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि A कोई वर्क है और एक B वर्क है, ठीक है ना, एक A वर्क है, वर्क A, और यह है वर्क B। 2 काम है हमारे पास, वर्क A और वर्क B, ठीक है ना। वर्क A को करने के तरीके हैं हमारे पास M वेज, ठीक है ना, यहां पर लिख सकते हैं। और वर्क A कैन बी डन बाय M डिफरेंट वेज, मतलब इस कार्य को करने के कितने तरीके हैं आपके पास, M डिफरेंट वेज, मतलब M तरीके से इस काम को हम कर सकते हैं। हमारे पास इतने तरीके हैं,
m डिफरेंट वेज हैं, और b वर्क को करने के वर्क b कैन बी डन बाई n डिफरेंट वेज। ठीक है ना, इसको m वेज से कर सकते हैं और इसको n वेज से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको m वेज से कर सकते हैं और इसको n वेज से कर सकते हैं। तो फिर दोनों कामों को कितने तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हम इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों काम को हम करेंगे एक साथ, तो कितने तरीके होंगे? m का मल्टीप्लाई आपको n में करना होगा। ठीक है ना, m मल्टीप्लाई n वेज। तो बोथ द वर्क्स कैन बी डन, बोथ द वर्क, ठीक है, कैन बी डन बाई m मल्टीप्लाई n वेज। ठीक है, दोनों कामों को कितने तरीके से कर सकते हैं हम? दोनों कामों को कितने तरीके से कर सकते हैं? m n वेज से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही है कि हमारे पास अगर 1 2 3 4 जितने भी काम हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास कोई इवेंट्स हैं, उनको करने के डिफरेंट वेज हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो वो नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो यही है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ड है रोज, और रोज। अब इस रोज से आपको डिफरेंट वर्ड बनाने हैं 4 लेटर के। ठीक है ना, 4 लेटर के डिफरेंट वर्ड बनाने। ठीक है बेटा, हमारे पास कितने लेटर हैं? देयर आर ओनली 4 लेटर्स, ROSE, ये 4 लेटर्स हैं। आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उसका कोई मीनिंग हो, चाहे वो मीनिंगलेस हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये भी बन सकता है ESOR, ये भी कोई वर्ड हो सकता है, मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो कहने का मतलब मुझे इन 4 लेटर से और 4 के 4 लेने हैं। ठीक है ना, और उनसे मुझे क्या करना है? ठीक है ना, एक वर्ड बनाना है, चाहे वो मीनिंगलेस हो चाहे वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो देखिए क्या तरीका होगा। मुझे कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 4 ही लेटर है मेरे पास, तो इसका मतलब ये मेरे पास 4 प्लेस हो गए। देखो ऐसे करके आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, अब ये डायग्राम जो है ना आपकी बड़ा हेल्प करता है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है ये परम्यूटेशन। तो देखो ये जो प्लेस है मेरे पास, फर्स्ट प्लेस, इस फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास? इस फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज हैं? तो देखिए 1 R भी आ सकता है यहाँ पे, O भी आ सकता है यहाँ पे, S भी आ सकता है यहाँ पे, E भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितने तरीके हो गए इसको फिलअप करने के? इसको फिलअप करने के कितने तरीके हो गए? 4 वेज। ठीक है बेटा, तो देखिए ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ये प्लेस 3 है, ये प्लेस 4 है। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने वेज से? 4 डिफरेंट वेज। मान लीजिए कि इसमें R भी आ सकता है, इसमें O भी आ सकता है, इसमें S भी आ सकता है, इसमें E भी आ सकता है। तो अब देखिए फर्स्ट प्लेस जो फिल हुआ वो कितने तरीके से फिल हुआ? 4 डिफरेंट वेज से। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने तरीके से? एक तो इसमें भर चुका होगा भाई, इसमें से 4 में से कोई एक भरा गया। ठीक है ना, कोई ना कोई फिल कर लिया इसे, ये प्लेस फिल हो गया, किसी न किसी एक लेटर से फिल हो गया होगा। तो एक लेटर जब चला गया तो अब आपके पास इस सेकंड स्पेस को फिलअप करने के, सेकंड प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके बच गए? मान लो कि एक लेटर तो यहाँ चला गया होगा, एक तो फिल कर दिया आपने ये, तो अब आपके पास कितने लेटर बचे? 3 लेटर। तो अब सेकंड प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज आपके पास? 3 वेज। ठीक है ना, जैसे मान लो O यहाँ पे आ चुका, मान लीजिए मैंने O लिख दिया यहाँ पे, तो O यहाँ से हटा। ठीक है ना, O तो यहाँ पर सेट हो गया। अब मेरे पास 3 लेटर बच गए।
3 लेटर बच गए, तो अब इस सेकंड प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? देखो, या तो आर आ जाए, या एस आ जाए, या ई आ जाए, 3 तरीके हैं। तो इसका मतलब है कि सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज, ठीक है ना। अब आता है, मान लीजिए कि इसमें मैंने ई लिख दिया, चलो इसको भी हटा देते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ई रख दिया। अब देखो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, कितने तरीके से फिल हो सकता है थर्ड प्लेस हो सकता है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं मेरे पास, या तो मैं आर लगाऊं या फिर एस लगाऊं, तो ये हो जाएगा 2 वेज। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, अब देखो एक मैंने एस रख भी दिया यहाँ पे, तो अब एक ही बचा मेरे पास, एक ही लेटर बचा, एक ही प्लेस बचा, ठीक है। तो इसको फिलअप करने के कितना, 1 वे, ठीक है ना। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए आर आ गया, तो मेरे पास चारों प्लेस भर गए, ठीक है ना। तो अब देखिए, यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, क्या करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास वर्क, देखो ये काम था करने का, ये भी काम, ये इस काम को मैंने 4 तरीके से किया, इसको 3 तरीके से किया, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे कामों को एक साथ करने के कितने तरीके हो गए, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाई लेटर्स ROSE, ठीक है। 4 लेटर से हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास कितने वर्ड्स बन सकते हैं बेटा, 24 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। किसी काम को m वेज से किया जा सकता है, दूसरे काम को n वेज से किया जा सकता है। तो बताइए a और b दोनों कामों को एक साथ कितने तरीके से किया जा सकता है, mn वेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स। मान लीजिए एक ये फ्लैग है, ठीक है ना, दूसरा फ्लैग ये है, तीसरा फ्लैग ये है, चौथा फ्लैग ये है, ठीक है ना, 5वां फ्लैग ये है। ये 5 डिफरेंट फ्लैग्स, ठीक है ना। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास रेड हो गया, ठीक है ना, रेड है, ये आपका ऑरेंज है, ठीक है ना, ये आपका वाइट है, ठीक है ना, ये आपका येलो है, ठीक है बेटा, और ये आपका ब्लैक है मान लीजिए। तो ये देखो 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। आपके पास कितने फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स। आपको एक सिग्नल बना के देना है, ठीक है ना। सिग्नल बना के देना है कि कैसा सिग्नल बनाना है, 2 फ्लैग लेके एक सिग्नल बनाना है, मतलब 2 फ्लैग से एक सिग्नल बनाना है, ठीक है ना। तो 2 फ्लैग कैसे लेने हैं, एक ऊपर लेना है, एक नीचे लेना है, ठीक है ना, समझ गए ना। 2 फ्लैग लेने हैं यूजिंग 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, ठीक है ना। तो अब देखिए, दोनों को लेकर के आपको सिग्नल बनाने, तो कितने सिग्नल आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेस तो मेरे पास ये है, 2 प्लेस है, एक सिग्नल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये सिग्नल बनना है। तो सिग्नल कैसे बनाएंगे, एक फ्लैग आपको यहाँ लगाना है, एक फ्लैग यहाँ लगाना है, तो इससे आपको एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 2 फ्लैग को लेकर के आप कितने सिग्नल बना सकते हो। तो देखो 2 फ्लैग को लेकर के मैं कितने सिग्नल बना सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला प्लेस में कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। आप देखो आपके पास कितने फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। तो 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो मेरे पास कॉलम है, ये कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, कितने वेज हैं इसके फिलअप करने के। तो इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए, इसको फिलअप करने के हो गए 1 2 3 4 5। चाहे तो मैं रेड रख दूँ यहाँ पे, या फिर मैं ऑरेंज लगा दूं, या फिर वाइट लगा दूं, या येलो लगा दूं, या ब्लैक लगा दूं। तो कितने तरीके हैं मेरे पास इसको फिलअप करने के, 5 डिफरेंट वेज, ठीक है बेटा। तो ये जो तरीका है ये वाला, इसमें मैं कितने तरीके से 5
तरीके से मैं अपना काम कर सकता हूँ यहाँ पर। मतलब ये काम कितने तरीके से पूरा हो सकता है, मतलब यहाँ पर एक फ्लैग जो जाएगा वो काम ही मान लीजिए कि ये काम कितने तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर मैं फ्लैग लगा रहा हूँ तो कितने तरीके से मैं लगा सकता हूँ, मेरे पास 5 डिफरेंट वेज हैं। तो जब यहाँ पर एक फ्लैग आ गया तो अब दूसरा काम आ गया। दूसरा काम ये हो गया कि इसमें एक फ्लैग लगाना है, तभी तो एक सिग्नल बनेगा। तो बेटा यहाँ पर मैं कितने तरीके से फिर सिग्नल ये जो फ्लैग यूज़ कर सकता हूँ, कितने वेज हैं हमारे पास। देखो एक फ्लैग तो यहाँ से यहाँ पर चिपक गया, ठीक है, एक तो चस्पा कर दिया। अब दूसरा फ्लैग लेना है तो दूसरा यहाँ पर इस ऑप्शन को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 4, क्योंकि एक तो चला गया, मेरे पास 4 रह गए, ठीक है। तो इसको फिलअप करने के कितने तरीके, 4 वेज, ठीक है। दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि सिग्नल बन जाएगा। तो सिग्नल बनाने के कितने तरीके हो गए आपके पास, 20 सिग्नल, ठीक है। कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, 20 सिग्नल बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, आपको 2 फ्लैग लेकर के सिग्नल बनाना है, तो कितने तरीके से आप सिग्नल बना सकते हैं, 20 सिग्नल बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर ये पूछ लेता कि बताइए 3 फ्लैग लेके आपको सिग्नल बनाना है, 3 फ्लैग लेके सिग्नल बनाना है, तो 3 फ्लैग लेके सिग्नल बनाना है, तो अब देखिए पहला काम कितने तरीके से फिलअप हुआ, 5 तरीके से। दूसरा ये जो है स्पेस कितने तरीके से फिलअप हुआ, 4 वेज से। अब ये जो अगला प्लेस है मेरे पास, ये वाला कितने तरीके से फिलअप होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लगा दिया तो 4 बचे। यहाँ पर ये ऑप्शन ये प्लेस कितने तरीके से फिलअप हुआ, 4 तरीके से। अब एक इसमें आ गया तो अब मेरे पास फ्लैग कितने बचे, 3। तो ये प्लेस कितने तरीके से फिलअप होगा, 3 तरीके से। कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितने सिग्नल बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 60 सिग्नल, ठीक है ना बेटा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको 3 फ्लैग लेके सिग्नल बनाना है तो आपके पास कितने सिग्नल बनेंगे, यहाँ पर 60 सिग्नल बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि मान लीजिए कि आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है ना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर विद द by using the digits, by using the digits, मान लीजिए कि 2, 3, 7, 5, 6, ठीक है ना। आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 5 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितने तरीके हैं हमारे पास, मतलब आपको इन्हीं में से कोई नंबर यूज करना है, ठीक है। कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है कि एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि नंबर या तो रिपीट हो और या नंबर रिपीट ना हो, 2 केस बन जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि ये नंबर रिपीट आप कर सकते हो, ठीक है ना, रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा। तो जब आपसे ये बोल दे कि आपको 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आपको रिपीटिशन करना है, आपको रिपीटिशन करना है, ठीक है ना। और जब उसमें ये स्पेशल कह रखा हो कि आप रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर आपको रिपीटिशन नहीं करना। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको फिर रिपीटिशन करना है, क्योंकि नंबर तो डिफरेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अब मैं 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो एक तो 2, 3, 7 हो गया। जैसे मान लो ये 2 से भर गया, ठीक है ना, इसमें मैंने 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 7 लगा दिया, तो 237 हो गया। तो ये भी तो हो सकता है कि रिपीटिशन हो जाए तो ये 2, 2, 2 हो जाए, 222 हो जाए, ये भी तो एक नंबर ही है ना। तो यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होगा, तो ऐसे करके एक डिजिट जो ना 3 बार भी रिपीट होगा, ठीक है ना। जैसे 333 भी होगा, 777 भी होगा, 555 भी होगा, 666 भी होगा, ठीक है ना, 666 666 भी आएगा, 223 भी आएगा, 2 बार भी रिपीट हो जाएगा कोई नंबर, जैसे 2, 2 यहाँ पर 3 आ जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आ जाए। तो देखो कितने हमारे पास नंबर बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितने यहाँ पर नंबर 3 डिजिट के बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। तो देखिए पहला प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज,
कितने वेज? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने? 5 वेज। कितने तरीके से फिलअप हो जाएगा? मतलब फर्स्ट प्लेस, या फिर मैं इसको 100th प्लेस कह सकता हूँ, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज। ठीक है ना? पहला जो प्लेस है 100th प्लेस है, वो कितने तरीके से फिलअप हो सकता है? ये हो सकता है 5 वेज से। ठीक है ना? अब दूसरा प्लेस है, ये कितने तरीके से फिलअप हो सकता है? 5 वेज से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, जो नंबर यहाँ पर आ गया वो नंबर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम नहीं करना। अगर वो ये कहता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर हम 5, यहाँ पर 4 ही आता, क्योंकि एक यहाँ चला गया तो वो यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ये कम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। अगर वो यही बोलता है कि 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, आपके पास 5 डिजिट हैं, तो आप मान के चलना कि रिपीटिशन अलाउड है। अगर अदरवाइज तो वो बोलेगा क्वेश्चन में कि रिपीटिशन नहीं लेना। ठीक है ना? नंबर के केस में जब नंबर बनाने होते हैं तो वहाँ पर रिपीटिशन हम अलाउड ही लेते हैं। ठीक है ना? या फिर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीटिशन नहीं है। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर कितने तरीके से फिलअप हो गया? 100th प्लेस 5 वेज से, ये 10th प्लेस कितने तरीके से फिलअप हो गया? 5 वेज से, और ये भी कितने तरीके से फिलअप होगा? 5 वेज से। ठीक है ना? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 नंबर्स। ठीक है ना? कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 5 डिजिट आपके पास हैं तो 125 नंबर्स यहाँ बना सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है। क्या निकल के आएगा? मान लीजिए उसने कहा है कि आपको 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है, लेकिन वो ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ठीक है ना? अब ऑड नंबर होना चाहिए तो कहने का मतलब ये जो यूनिट प्लेस है इस पर ऑड ही नंबर आ सकता है। भाई यहाँ तो कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पर तो ऑड ही आएगा, तभी तो पूरा नंबर ऑड बनेगा। ठीक है ना? तो टोटल नंबर हमारे पास ये हो गए बेटा, टोटल नंबर हो गए हमारे पास इतने। अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर की बात करते हैं तो बेटा ये कितने तरीके से फिलअप हो सकता है? ये वाला प्लेस सबसे पहले इसको भरेंगे क्योंकि हमें ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं? 3 और 7 और 5। ठीक है ना? 3 7 5। तो 3 7 5 में से कोई एक नंबर यहाँ जाएगा, तो कोई एक नंबर जाएगा। कितने तरीके से फिलअप होगा ये प्लेस? 3 से या 7 से या 5 से। तो कितने तरीके? 3। कितने तरीके? 3 वेज। तो ये लास्ट प्लेस जो है ना, ये वंस प्लेस है जिसको यूनिट प्लेस कहते हैं, ये कितने तरीके से फिलअप होगा? 3 वेज से। अब इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ तो कुछ भी लगा दो आप। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वाला प्लेस कितने तरीके से फिलअप होगा? 5 वेज से। रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है ना? ये कितने तरीके से फिलअप होगा? 5 वेज से। कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 75। तो कहने का मतलब है 75 नंबर्स हम यहाँ पर ऑड नंबर फाइंड करें। इनसे हमारे पास कितने ऑड नंबर बन जाएंगे? 75 ऑड नंबर्स बन जाएंगे। अच्छा, अब इसी में ये पूछ ले कि इवन नंबर कितने बनेंगे? बेटा इवन नंबर कितने बनेंगे? तो इवन नंबर के देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? इवन ही आ सकता है। अब इवन ही आ सकता है तो कहने का मतलब या तो 2 आएगा या फिर 6 आएगा। तो ये प्लेस कितने तरीके से फिलअप होगा? 2 वेज से। ठीक है ना? या तो 2 आएगा या 6 आएगा। तो हमारे पास कितने तरीके हैं इसको फिलअप करने के? 2 वेज। ठीक है, अब ये कितने तरीके से फिलअप होगा? 5 वेज से। ये कितने तरीके से? 5 वेज से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है। तो कितने हो गए? 50। ठीक है, 50 और इवन नंबर्स। ठीक है ना? ये इवन नंबर हो गए। ठीक है ना बेटा? और 75 कितने थे? ऑड नंबर्स थे। टोटल कितने थे? 125 नंबर। चेक कर लो, 75 ऑड नंबर, 50 इवन नंबर, दोनों को काउंट करके टोटल कितने हो गए हमारे पास? 125 नंबर्स। समझ गए ना? तो 125 नंबर टोटल बनाए जा सकते हैं, उनमें 75 ऑड होंगे और 50 कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस ये काम ध्यान रखने है कि ये काम इतने तरीके से, ये काम इतने तरीके से, ये काम इतने तरीके से, तो टोटल ये जो पूरा काम है वो सारे काम कितने तरीके से हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देना। अगला क्वेश्चन है कि आपको देर आर फोर क्या लिखा है, बसेस रन्स बिटवीन अलवर टू दिल्ली, ये मान लो कि देयर आर 4 buses बिटवीन अलवर एंड दिल्ली, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 4 buses बिटवीन अलवर एंड दिल्ली, अलवर और दिल्ली के बीच में 4 buses चलती हैं, ठीक है ना। अलवर और दिल्ली के बीच में कितनी बसेस चलती हैं, 4 बसेस चलती हैं। तो क्वेश्चन उसका ये है, मान लीजिए कि ये अलवर हो गया आपके पास, ये है अलवर और ये है दिल्ली, ये दिल्ली है, ठीक है ना। तो कितनी बसेज है, मान लीजिए कि बस यहाँ से 4 बसेस चलती हैं ऐसे से, तो मान लीजिए ये पहली बस B1, दूसरी बस B2, तीसरी बस B3 और फोर्थ बस है B4, ठीक है ना। B1, B2, B3, B4, ये 4 बसेस जाती हैं अलवर से इधर और दिल्ली से भी इधर आती हैं, ठीक है, दोनों साइड आती हैं, ठीक है ना, ऐसे राउंड मारती हैं। 4 बस लगी हुई हैं अलवर टू दिल्ली। अब क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी आदमी यहाँ से अलवर से दिल्ली जाना चाहता है, तो अलवर से दिल्ली जा करके वो कितने तरीके से वापस आ सकता है, अलवर ही वापस आना है उसको, तो कितने वेज हैं उसको, मतलब ये जो ट्रैवलिंग करेगा वो कितने तरीके से ट्रैवल कर सकता है दिल्ली, मतलब दिल्ली जाना है और दिल्ली से फिर अलवर को वापस आना है, तो कितने तरीके हैं उसके पास कि इस ट्रैवलिंग को वो कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए कितने काम है, एक तो जाने का काम हो गया और एक आने का काम हो गया, ठीक है बेटा, एक तो जाने का काम हो गया, एक आने का काम हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, गोइंग फ्रॉम अलवर टू दिल्ली, अलवर से दिल्ली जाने का काम कितने तरीके से हो सकता है, 4 वेज, क्योंकि 4 बसेज हैं, एक काम हो गया, चाहे तो वो B1 बस से जा सकता है या B2 से या B3 से या B4 से, ठीक है ना, किसी भी बस से जा सकता है, उसकी वो जो है ना फ्री है। अब देखिए कि नंबर ऑफ वेज गोइंग फ्रॉम अलवर टू दिल्ली 4 वेज, तो अब वापस वो कितने तरीके से आ सकता है, वापस भी 4 तरीके से आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 4 ही बसेज हैं, ठीक है ना। ही कैन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू अलवर, कितने तरीके से, 4 वेज से, ठीक है ना। तो अब बताइए वो अपनी ट्रैवलिंग को कंप्लीट कितने वेज से कर सकता है, तो क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, ही कैन कंप्लीट हिज ट्रैवल, ठीक है ना, कितना, 4 × 4 = 16 वेज। तो अपनी यात्रा को वो, ठीक है ना, कितने तरीके से कंप्लीट कर सकता है, 16 वेज से। अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि मान लीजिए कि वो यहाँ से जाता है, उसको लौटना तो है लेकिन उस बस से नहीं लौटना जिससे वो गया था, तो बताओ कितने तरीके से कर सकता है ये काम, वो कितने तरीके से कर सकता है, जिससे वो गया था उससे नहीं लौटना उसको, ठीक है ना। तो जिससे गया था उससे नहीं लौटना, तो इसका मतलब जाने के कितने तरीके, 4 ही हैं, लेकिन आने के कितने रह गए, मान लो 1 से गया होगा तो 3 तो हैं उसके लिए, आने के तरीके कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। तो बेटा 4 से जाएगा तो फिर 3 से आएगा, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज, 4 से जाएगा, 3 से आएगा, कितने, 12 वेज, ठीक है बेटा। अगर वो जिस बस से जा रहा है उससे अगर ना लौटना चाहे तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, अपनी यात्रा पूरी करने के 12 वेज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि
एक जेंटलमैन, ठीक है ना, उसके 5 फ्रेंड्स हैं, उसके 5 फ्रेंड्स हैं। मान लो कोई ए जेंटलमैन, 5 फ्रेंड्स हो गए। F1 ये फ्रेंड हो गया, दूसरा फ्रेंड F2, तीसरा फ्रेंड F3, चौथा फ्रेंड F4 और 5th फ्रेंड F5। ठीक है ना, ये इसके 5 फ्रेंड हैं और इसके पास 3 सर्वेंट हैं, S1, S2, S3। मतलब कोई भी जेंटलमैन है उसके पास 3 सर्वेंट हैं और उसके कितने दोस्त हैं? 5 फ्रेंड्स हैं उसके। अब 5 फ्रेंड्स हैं तो क्या करना है, इस जेंटलमैन को इनको इनवाइट करना है, एक कार्ड देना है, ठीक है ना। तो कितने तरीके से वो इनको इनवाइट कर सकता है, मतलब उसको कार्ड देना है तो कार्ड किससे जाएगा? थ्रू इससे जाएगा, थ्रू सर्वेंट के थ्रू जाना है कार्ड। तो कितने तरीके से वो इनको इनवाइट कर सकता है? क्वेश्चन ये है कि आप जो है ना, ये आपको ये काउंटिंग करनी है कि वो जो है ना 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है उसको, तो कितने तरीके से आप वो जो है ना इनवाइट कर सकता है उनको। तो देखिए उसके पास 3 फ्रेंड्स हैं, वो 5 फ्रेंड्स हैं, 3 सर्वेंट हैं। तो कहने का मतलब है कि इस फ्रेंड के पास, जो पहले फ्रेंड के पास, वो S1 को भी भेज सकता है, S2 को भी भेज सकता है, S3 को भी कार्ड लेके भेज सकता है कि भाई तू इसको इनवाइट करके कार्ड ले जा, ठीक है ना। तो बेटा इसको इनवाइट करने के कितने तरीके, मतलब पहला जो फ्रेंड है उसको इनवाइट करने के कितने वेज? 3 वेज। चाहे तो वो S1 से कार्ड को भिजवाए, चाहे वो S2 से कार्ड को भिजवाए, चाहे वो S3 से कार्ड को भिजवाए। तो कितने तरीके बेटा? 3। ऐसे ही F2 मतलब सेकंड फ्रेंड को इनवाइट करने के कितने तरीके? 3। F3 को इनवाइट करने के कितने तरीके? 3। ये भी 3 और ये भी 3। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मतलब टोटल जो वर्क होना है अब हमारे पास पूरा, वो कितने तरीके से हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है? तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 3 की पावर 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 की पावर 5? 243, ठीक है ना। तो इतने तरीके से वो 3 फ्रेंड से अपने 5 फ्रेंड को इनवाइट करवा सकता है। कितने तरीके हो गए? 243, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है? देखिए आपके पास एक सेट है, ठीक है बेटा, एक सेट है आपके पास। अब वो सेट है और 2 नंबर है हमारे पास P एंड Q। PQ बिलोंग्स टू 1 2 3। मान लो P अब 1 वैल्यू ले सकता है, 2 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है। मतलब P और Q कोई भी वैल्यू ले सकता है इसमें से। P की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है, Q की वैल्यू भी 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इक्वेशन फाइंड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ द फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx, px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैविंग रियल रूट्स, हैविंग रियल रूट्स। कहने का मतलब ये है कि आपको P और Q यहां से उठाने हैं। पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की आप कितनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो जिसके रियल रूट होंगे। तो अब देखिए इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे, आपको पता ही है कितने तरीके, मतलब क्या कंडीशन देखते हैं हम रियल रूट के लिए, हमारे पास कंडीशन क्या होती है। तो बेटा रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है? इसका डी कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, तभी तो रियल रूट होंगे। तो बेटा सबसे पहले डी निकालेंगे। डी कितना होगा? क्यू स्क्वायर माइनस 4p। डी कितना होगा? क्यू स्क्वायर माइनस 4p, ये हो गया डी। और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल रूट आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट तभी होते हैं जब उसका डी कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो चलिए आपको काम कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर, इसको मैं 4p को उधर भेज दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4p।
अब यहां पर कंडीशन लूंगा मैं, लेट p इक्वल टू 1, ठीक है ना, p इक्वल टू 1 मान लिया, तो बेटा p इक्वल टू 1 मान लिया यहां, तो q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगर मैंने p को 1 मान लिया, इस इक्वेशन में लगाना है यहाँ पे p को मुझे क्या लगाना है 1 लगाना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो अब देखो क्या q क्या क्या लाई कर सकता है, इसी में से उठाना है, तो मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर q क्या क्या वैल्यू ले सकता है, देखो q की वैल्यू 1 क्या आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता ही नहीं, तो इसका मतलब मैं 1 तो ले नहीं सकता, ठीक है। तो q क्या ले सकता है 2 ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल, तो इक्वल आ रहा है, तो एक तो 2 ले सकता है, q की वैल्यू 2 आ सकती है, 3 भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब p इक्वल टू 1 पर वैल्यू q क्या क्या ले सकता है 2 और 3, ठीक है ना। दूसरा p इक्वल टू, अगर मैंने 2 लिया, अगर 2 लिया तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। q स्क्वायर कितना हो जाएगा, p की जगह पे 2 लगा दिया 8 हो जाएगा, तो q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो बताओ q फिर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब ये क्या होना चाहिए 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा तभी होगा जब 1 आएगा, क्या होगा ये 8 से बड़ा नहीं आएगा। अगर मैं 2 लगा दूं q की जगह पर, तो क्या 8 से बड़ा होगा स्क्वायर, नहीं होगा। तो क्या मैं 3 लगा दूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है, q की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी। अगर p 2 होगा तो q 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटा p की वैल्यू 3 कर दूं तो q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 3 लगाते ही क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 लगाते ही 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप देखो q की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, नो वैल्यू सेटिस्फाई, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ना तो 1 करेगी, ना 2 करेगी, ना 3 करेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर q की नो वैल्यू ऑफ q, नो वैल्यू ऑफ q। तो देखिए हमारे पास कितने इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, देखो p के साथ p1 है तो क्या क्या हो सकता है, p1 है तो q2 हो सकता है, p1 है तो q3 हो सकता है, देखो p1 है तो q2 भी हो सकता है, p1 है तो q3 भी हो सकता है, और p अगर 2 है तो q3 हो सकता है, q3 हो सकता है, और अगर p3 है तो q की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी कंडीशन निकल के आई 3 कंडीशंस। इसका मतलब है कि कितने इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, जिसके रियल रूट होंगे, यहाँ p और q से इनमें से कोई ना कोई नंबर हम रखेंगे, तो जिसके रियल रूट होंगे वो इक्वेशन कितने होंगे हमारे पास 3 इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।